नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हमने जो चैप्टर है आपके क्लास 10th के साइंस के, उसके अंदर केमिस्ट्री वाला पार्ट, फिजिक्स वाला पार्ट और जनरल साइंस वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बचा हुआ है बायो वाला पार्ट, तो इसको हम एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से बिल्कुल समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में समझेंगे, ताकि इस चैप्टर को आप जल्दी से कवर कर पाएं और इसको अच्छे से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से अटेंड कर पाएं। तो चलिए हम अब बात करते हैं हमारा जो बायो का चैप्टर नंबर 6 है, जैव परक्रम, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, ये चैप्टर शॉर्ट नोट्स हैं, आपको इसको ध्यान से सुनना है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आप इस सारी चीजें याद रख पाओगे और एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ अब इतना डिटेल में अपन बात नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले चैप्टर को डिटेल में बात कर रखा है, वैसे हम उतना डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बातें हम क्या है थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जैव परक्रम किसे कहते हैं। तो जीवधारियों में की बात करें हम, जीवधारी यानी जो सजीव हैं उनकी बात करें, तो जीवधारियों में जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे सांस लेना, पाचन करना, श्वसन करना, जनन करना, वृद्धि होना। ये सारी हमारी क्या है, जीवों में जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है। इनका सामूहिक रूप यानी सभी को मिलाकर जो रूप बनता है उसको ही हम कहते हैं जैव परक्रम। समझ में आया। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए बहुत सारे परक्रमों की जरूरत होती है। उन परक्रमों के समूह को हम क्या कहते हैं, जैव परक्रम कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, या दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, जीवों में वे सभी परक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या मेंटेनेंस होता है, उसे जैव परक्रम कहते हैं। यानी जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैव परक्रम। तो आपकी यहां परिभाषा बन सकती है जैव परक्रम की। इसके बाद में हमारा आता है पोषण। जीवों द्वारा पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण कर इन पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। देखो, पोषण का मतलब सिर्फ भोजन ग्रहण करना ही नहीं होता। भोजन ग्रहण करने के साथ साथ उन भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसका उपयोग करना, भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं। इनका बाद में शरीर में उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब हम बात करें हमारे पोषक तत्व कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की। तो पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण होते हैं मुख्य 2 प्रकार के। कौन कौन सा पोषण के प्रकार में है, पहला स्वयंपोषी पोषण और विषम पोषी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयंपोषी मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनकी प्रक्रिया को हम स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, आपको यहां से प्रश्न बन सकता है स्वयंपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, तो इसको ध्यान से समझना है। तो पहले हम बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण की। कौन सा होता है स्वयंपोषी पोषण, ऐसा पोषण जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को पोषण स्वयंपोषी कहते हैं। यानी इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं स्वयंपोषी। जो जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं उनको हम स्वयंपोषी कहते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वयंपोषी पोषण, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, ये क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वयंपोषी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे तथा कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कुछ पौधे या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से और वातावरण में उपस्थित जल और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब जो प्रकाश संश्लेषण है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे पूरी होती है प्रक्रिया, तो ऐसा नहीं है कि उसने ग्रहण किया, तो इसके चरण क्या क्या है वो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्या क्या चरण है, किस तरह से होती है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। पौधे के अंदर आपने देखते हैं पत्तियों के अंदर हरे हरे कलर के धब्बे होते हैं, वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, वो सूर्य के प्रकाश को। तो यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर वो पत्ती क्या नहीं कर पाएगी, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाएगी। दूसरा है
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। जो प्रकाश ऊर्जा मिली है सौर ऊर्जा, उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। पहले क्या किया उसने, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, किसने, क्लोरोफिल ने या पर्णहरित ने। फिर उसको क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। उसके बाद में क्या किया जाता है, जल से अपघटित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाता है। हमारे जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसका अपघटन कर दिया जाता है, H2 और O2 बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, H2 और O2। जल का अपघटन करके H2 और O2 बना देते हैं। फिर अगले चरण में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से कार्बोहाइड्रेट बनना। कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है नेक्स्ट चरण में, तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, तो पेड़ पौधों में उनकी पत्तियों में श्वसन के लिए क्या होती है, गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। पौधों में पौधों की पत्तियों में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। देखिए, पौधे के हरे भाग के बाह्य त्वचा में असंख्यक, बाह्य त्वचा पत्तियां हो सकती है, कुछ भी बाह्य त्वचा के अंदर असंख्यक क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं से होता है। गैसों का लगभग आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा ही होता है। आवश्यकता अनुसार ये खुल भी जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब ये रंध्र या छिद्र बंद हो जाते हैं। और छिद्रों का खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं पर का कार्य है। द्वार कोशिकाएं होती है जो इनको खोलने का और बंद करने का कार्य करती है छिद्रों का। द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो ये फूल जाती है और अंदर छिद्र खुल जाते हैं। जब इनको खुलना होता है तो ये क्या करती है, जल को ग्रहण कर लेती है और फिर वो फूल जाती है। फूलने से क्या होता है, जगह बन जाती है, छिद्र बन जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, अत्यधिक जल की जरूरत होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे को अत्यधिक जरूरत होती है। और इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाते हैं, और जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो क्या हो जाता है, छिद्र बंद हो जाते हैं। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है अभी जो पौधा है, इसके अंदर ये जो हरे हरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पर्णहरित है। ये आपको हरे हरे धब्बे दिखाई दे रहे, क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अभी ये पत्ती है, जब इसके अंदर जल ग्रहण करेगा तो ये फूल जाएगी। देखो, फूलने से क्या हो गया, ये यहाँ पर, ये आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर ये इसने क्या बना लिया, ये जो भाग है यहाँ पर, ये क्या हो गया, छिद्र या रंध्र बन गया। अब इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ये था हमारा स्वयंपोषी पोषण। इसके बाद में बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। दूसरा प्रकार है विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं, देखिएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसके लिए वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते कहते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। उन जीवों को क्या कहते हैं, विषमपोषी। और पोषण की इस विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। यानी ये भोजन करने की विधि जो है उनकी, वो विषमपोषी पोषण कहलाती है। जीवों को विषमपोषी कहते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है भोजन ग्रहण करने की, उसको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो चलिए हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या है, विषमपोषी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विषमपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी। परजीवी किसे कहते हैं, वे अपना भोजन जीवित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो शरीर से बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम बात करें शरीर की बाहर रहकर, जैसे जोंक, खटमल, जोंक ये होती है, जोंक आपने देखा होगा, या जों होती है, या फिर खटमल होते हैं, ये शरीर से बाहर रहकर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं दूसरों से, दूसरे जीवों से। लेकिन कुछ अंदर रहकर, जैसे फीताकृमि हो गया, अमीबा हो गया, जो शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वही हम बात करें मर्तजीवी। मर्तजीवी जो अपना भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जो मर जाते हैं उन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक और मशरूम। ये क्या होते हैं, ये किसी के मरने से और सड़ने से क्या होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जीवों में पोषण की बात करें, तो जीवों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पर्सन बनता है जीवों, पहले पोषण का मतलब समझ लेते हैं। अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती है। जीव अलग अलग है तो उसमें भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती है। इंसान में अलग होती है, दूसरे जीवों में बात करें, ठीक है, उनमें जानवरों की बात करें तो उनमें सभी जानवरों में भी अलग अलग प्रकार के जानवरों में भी भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, अलग अलग होती है। अतः अलग अलग जीवों का पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होता है। अब उनका भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग है तो उनकी पाचन की क्रिया भी क्या होगी, अलग अलग होगी।
ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। अमीबा में पोषण बहुत महत्वपूर्ण, यहां से ही एक पर्सन बन जाता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है वो हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली एक बात याद रखनी है, अमीबा एक कोशिकीय के जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय के जीव। यहां पर आपको एक पर्सन एक नंबर में पूछा जा सकता है, एक कोशिकीय के जीवों के नाम लिखिए। तो एक तो आपको अमीबा याद रखना है, एक कोशिकीय के जीव है। दूसरा है पैरामीशियम। कौन सा है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय के जीव होता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक एक कोशिकीय जीव हैं। अब ये देखो भोजन ग्रहण कैसे करता है। अमीबा अपना आकार, अपनी आकृति बदल सकता है। ठीक है, ये अमीबा है और ये बीच में इसका केंद्रक है। जब भी ये भोजन ग्रहण करता है तो अपने शरीर के ऊपर ऐसी अंगुली नुमा संरचना बना लेता है। अस्थायी संरचना है, मतलब अस्थायी, बाद में इसको हटा देगा। तो जब भी इसके पास भोजन आता है तो अस्थायी क्या बन जाता है? पादाब या पादाब कूट जिसको कहते हैं, पादाब या अंगुली नुमा एक संरचना बना लेता है। फिर ये भोजन को ग्रहण करके इसको क्या कर देता है? बाहर से बंद कर देता है। और ये जो अंदर भाग बना है इसको हम रिक्तिका कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका, जिसके अंदर क्या होता है? भोजन का वो कण जिसने वो ग्रहण किया है। इसके लिए भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे हम भोजन ग्रहण करने के लिए हमारा मुख होता है, वैसे ये शरीर के किसी भी भाग से ऊपर त्वचा से भोजन को ग्रहण कर सकता है। कहीं भी शरीर पर ये क्या करता है? अस्थायी पादाब यानी अंगुली नुमा संरचना बनाता है, उससे भोजन को पकड़ता है और फिर वो क्या करता है? खाद्य रिक्ति का निर्माण करता है। ये खाद्य रिक्ति का निर्माण करने के बाद में यहां से वो क्या कर लेता है? इसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और बाकी जो अपशिष्ट है वो शरीर के अंदर से वापस वहीं से त्वचा से बाहर कर दिया जाता है। ये इस तरह की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अंगुली नुमा अस्थायी प्रवर्धों का यानी संरचना का निर्माण करता है, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, इसमें भोजन के कणों का पाचन करता है, अपशिष्ट को पुनः शरीर से बाहर कर देता है। इसी तरह एक और जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम लेकिन इससे अलग होता है। उसके लिए भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष स्थान होता है। जैसे हमारा मुख होता है वैसे पैरामीशियम में विशेष स्थान होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो भोजन को उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा भोजन हाथ जो है हमारे मुंह तक पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे ही पैरामीशियम शरीर के अंदर, पैरामीशियम के शरीर के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं जो उसके मुख तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं और भोजन इसके विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। तो आप अमीबा का ऐसा चित्र बनाकर इस चित्र से सारा प्रोसेस याद करिएगा। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि आप क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं आप अच्छे से सुनेंगे तो याद रह जाएगा। अब आप इस चित्र बना दो, जरूरी नहीं ऐसी आकृति, आप कैसा ही बना दो। ये एक अमीबा है, इसके अंदर एक केंद्र बना देना। तो ये मान लो एक भोजन का टुकड़ा है, फिर वो ग्रहण करेगा तो यहां दो अंगुली नमा जैसी संरचना बन गई, ये बना दी इसको पकड़ने के लिए। फिर यहां पर इसको बंद कर देगा, खाद्य रिक्तिका बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? समझा सकते हो, बता सकते हो। तो ये तो था जीवों में कैसे होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र के बारे में, यानी मनुष्य में पाचन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या है, थोड़ा सा पाचन तंत्र के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का मुख्य भाग आहार नाल और कुछ ग्रंथियां होती है। इसमें साइड मनुष्य का पाचन तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है? आहार नाल और ग्रंथियां, जो मुख से मलद्वार तक फैली होती है। ये मुख से लेके हमारे मलद्वार तक फैली होती है। ठीक है, इससे इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है और इसके निम्न भाग होते हैं। इसके अंदर अंग इसके कुछ अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियां इसमें सहायक होती है। तो पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला मुख, उसके बाद ग्रसनी या ग्रासनली, ये वाला भाग आ जाता है, ग्रसनी या ग्रासनली। उसके बाद आता है आमाशय, ग्रसिका या ग्रसनी। उसके बाद ये हमारा क्या है, देखो यहां ध्यान से, ये हमारा हो गया मुख। मुख के बाद में ये जो भाग है ये कहलाता है ग्रसिका। उसके बाद में ये वाला भाग है ग्रासनली। उसके बाद में ये वाला भाग आ गया आमाशय। ये अंदर रस्सी जैसा भाग दिख रहा है ये है छोटी आंत, और इसके बाहर वाला दिख रहा है बड़ी आंत, और ये लास्ट में आ जाता है मलद्वार। तो ये 7 क्या है, इसके मुख्य अंग हैं। किसके? पाचन तंत्र के। दोबारा से देखिएगा, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। अच्छी तरह याद रखिएगा, सातों के सातों अंग जब हम चित्र बनाएंगे तब इसको अच्छे से मेंशन करना होता है। यानी चित्र में आप जब भी पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे तो इसके अंदर ये नाम लिखने बहुत आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये 7 हमारे क्या है, पाचन तंत्र के अंग हैं। ग्रंथियां कौन सी है? 3 ग्रंथियां हैं मुख्य ग्रंथियां, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। देखते हैं कौन कौन सी है। देखो, सबसे पहले लाल ग्रंथि जो हमारे मुख में पाई जाती है, मैं बता देता हूं ये लाल ग्रंथि कहां पाई जाती है, मुख में। यकृत कहां है? यकृत ये देखो, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। और तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय कहां पर है? ये रही अग्नाशय ग्रंथि।
ये कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये हमारा था पाचन तंत्र का भाग। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, उसको समझिएगा। तो हम चित्र से ही समझते रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पाचन तंत्र में हमारा कौन सा भाग आया था? हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है मुख। मुख में क्या क्या कार्य होता है? एक तो मुख हमारे पाचन तंत्र का सबसे अग्र भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। जो क्या करता है, हमारे मुख में भोजन अंदर लेने का कार्य करता है, यानी भोजन को अंदर लेने का कार्य करता है। इसके बाद में इसके अंदर होते हैं दांत। दांत जो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और जीभ लार को मिलाने का कार्य करती है, भोजन में लार मिलाने का कार्य जीभ करती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या है, हमारे मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि कहते हैं। हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का स्रावन करती है। जो हमारे खाना हम खाते हैं या हम खाना देखते हैं तो हमारे मुख में जो पानी आता है वो पानी नहीं होता है, वो एक स्पेशल एंजाइम द्वारा, इसके अंदर एक विशेष एंजाइम होता है, वो लार होती है, जिसको हम लार कहते हैं। ये क्या है लार, इसको हम अच्छे से देखेंगे तो लार क्या होती है, ये विशेष लार होती है लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि द्वारा स्रावित ये लार होती है, जिसको लाला रस या लार कहते हैं। इसका उत्सर्जन होता है। ये क्या करता है, इस लार में एमिलेस या टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है, एमिलेस कह दो या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हमारी लार में कौन सा पाया जाता है, एमिलेस कह दो या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। स्टार्च को माल्टोज में, या फिर हम कह दो मंड को शर्करा में, हिंदी में कहें तो मंड को शर्करा में। ये टाइलिन एंजाइम जो हमारे लार में, अब यहां पर एक पर्सन बनता है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमारी लार में एमिलेस या टाइलिन दोनों एक ही नाम है, पाया जाता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और भोजन चबाने के दौरान जीभ आपको पता है भोजन मिलाने का कार्य करती है। भोजन क्या जीभ क्या करती है, भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। उसके बाद में आती है ग्रासिका या ग्रास नली। ये क्या करता है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये क्रमाकुचन गति करते हैं, यानी भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और आमाशय तक पहुंचता है। इसमें क्रमाकुचन गति होती है जिसमें भोजन क्या है, आमाशय तक पहुंचता है। इसके अंदर एक होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस कह दो या घाटी ढक्कन कह दो। ये क्या करता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। यहां पर एक एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन होता है जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। इसके बाद में बात करें, अब भोजन हमारा पहुंच चुका है कहां पर, आमाशय में। तो आमाशय में पाचन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो आज जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय हमारा शरीर का पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। शरीर का सबसे चौड़ा भाग, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें जो पहुंचता है तो जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्त्रावन किया जाता है। आमाशय में उपस्थित कौन सी, आमाशय के अंदर एक जठर ग्रंथि होती है जिसके द्वारा जठर रस का स्त्रावन किया जाता है। जठर रस क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस। इस जठर रस में क्या होते हैं, 3 प्रकार के अलग अलग रस होते हैं, जिसके अंदर एक होता है HCl अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है श्लेष्मा। ये 3 अलग अलग पदार्थ का स्त्रावण होता है। कहां पर, जठर ग्रंथि द्वारा जो जठर रस स्त्रावित किया जाता है। इस जठर रस में 3 अलग अलग पदार्थ होते हैं, एक तो HCl अम्ल होता है, दूसरा पेप्सिन एंजाइम होता है और तीसरा श्लेष्मा होता है। ये HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। हमने पहले पाठ में भी पढ़ा था, कभी कभी अम्ल अधिक मात्रा में बनता है तो हमें एसिडिटी या पेट में जलन होता है, तो वही यहां पर है। ये क्या काम करता है, अम्लीय माध्यम क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में अगर मान लो भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह हानिकारक चले जाते हैं तो ये अम्लीय माध्यम में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ये देख लिया कि क्या हो जाता है, भोजन को जो जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें एक होता है HCl अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है श्लेष्मा। HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है, दूसरा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और तीसरा श्लेष्मा। अब ये जो अम्लीय माध्यम हुआ है जिसके अंदर आमाशय का आंतरिक स्तर है, जो आंतरिक जो आस्तर है, जो अंतर की संरचना है, अंतर का जो भाग है उसको नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि अम्ल आपको पता है क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो ये श्लेष्मा क्या करती है, अम्ल से रक्षा करती है, हमारे शरीर के अंदर आमाशय के अंदर वाले भाग की रक्षा करती है अम्ल से, ठीक है। तो यहां पर ये, इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो हमारा जो दूसरा भाग है उसके बाद में भोजन कहां पर जाता है हमारा, इसके बाद में भोजन यहां पर जितना पाचन होना था आमाशय में हो चुका है, अब जाता है छोटी आंत, जिसको शुद्रांत्र कहते हैं, छोटी आंत या शुद्रांत्र। यहां पर जाता है तो यहां पर यकृत के अंदर जो पाया जाता है पित्ताशय, यकृत में क्या होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय कौन से रस का स्त्रावन करता है, पित्त रस का।
हमने देखा था यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर होता है पित्ताशय, और पित्ताशय पित्त रस का स्रावन करता है। इसमें भी 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एक तो भोजन को क्षारीय बनाता है, ये इसके 3 काम है। एक तो भोजन को क्षारीय बनाना, जो भोज्य अम्ल हो गया था उसमें वापस क्षारीय मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा। दूसरा भोजन को खंडित करना, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और तीसरा है वसा का इमल्सीकरण करना, यानी वसा जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल अणुओं में तोड़ना। वसा को क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ता है। तो देखो यहाँ पर पित्त रस के 3 कार्य हैं, भोजन को क्षारीय बनाना, दूसरा है भोजन को खंडित करना, और तीसरा है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और तीसरा भाग है वसा का इमल्सीकरण करना। ये किसके है, छोटी आंत के। इसी के बाद में छोटी आंत में हमारा एक और भाग होता है जो है अग्नाशयी ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। जो अग्नाशयी ग्रंथि है वो अग्नाशयी रस का स्रावन करती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, अग्नाशयी रस का स्रावन करती है, जिसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ये हमारा छोटी आंत के अंदर ही चल रहा है। अभी पहले हमने देखा यकृत होता है जो पित्ताशय का स्रावन करता है, जो पित्ताशय से यकृत के अंदर पित्ताशय होता है जो पित्त रस का स्रावन करता है, जिसके 3 काम है, जिसके क्या है 3 कार्य। एक तो भोजन को क्षारीय करना, भोजन को खंडित यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा को भी छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। वही उसके बाद में जो अग्नाशय ग्रंथि है वो अग्नाशयी रस का स्रावन करती है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या है, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीन का पाचन। और लाइपेज का है इमल्सीकृत वसा को पचाना। यहाँ पे जो वसा का इमल्सीकरण हुआ था उसको पचाने का कार्य यहाँ होता है। यहाँ तो उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, लेकिन पचाने का जो कार्य है वो लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। इसके बाद में क्या होता है, शुद्रांत की भित्ति में, शुद्रांत के अंदर एक और ग्रंथि पाई जाती है, भित्ति के अंदर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसमें क्या होता है, आंतररस का स्रावन होता है। किसका, आंतररस का स्रावन होता है। शुद्रांत की भित्ति में एक क्या है, ग्रंथि पाई जाती है जिसमें आंतररस का स्रावन होता है। इस आंतररस में अनेक मतलब अलग अलग प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अंत में क्या करते हैं, अगर प्रोटीन जो अपचित प्रोटीन रह गया है, जैसे हमारा जो सबसे पहला था हमें एमिलेस एंजाइम, वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। फिर भी हमारा कोई अगर मान लो रह गया है प्रोटीन, तो उसका पाचन यहाँ पर हो जाता है, एमिनो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और साथ में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को किस में बदल देता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर, वसा अम्ल को क्या करता है, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये लास्ट में जो बचा हुआ पाचन है वो हो जाता है। तो हमारे शरीर की पाचन की क्रिया यहाँ पर छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाती है, और सबसे ज्यादा पाचन होता है वो भी छोटी आंत में होता है। इसलिए आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर आमाशय तथा छोटी आंत में पाचन को समझाइए। तो आमाशय में जो पाचन होता है उसको समझाना है, और छोटी आंत में जो पाचन होता है उसको समझाना है। अब यहां पर जो पाचन के बाद में जो हमारे छोटी आंत के अंदर अंतिम भाग में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उनको हम दीर्घ रोम कहते हैं। वो क्या करते हैं, इस पचित भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। इस पचित भोजन का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और शरीर के सभी भागों तक उस भोजन को पहुंचा देते हैं। शरीर के सभी भागों तक, उस सभी कोशिकाओं तक, ऊतकों तक उस भोजन को पहुंचा देते हैं। तो ये कार्य किसके द्वारा होता है, किसमें होता है, छोटी आंत में। तो आपसे पूछा जाता है भोजन का अवशोषण पाचन के कौन से भाग में होता है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग में, या सिर्फ पूछे तो छोटी आंत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में हमारा जो भोजन, अब भोजन जो अपचित भोजन रह गया है वो हमारा क्या होता है, किसमें पहुंचता है, बड़ी आंत में या वृद्धांत्र में। बड़ी आंत में क्या कर लिया जाता है, उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। किसका, जल का। और अपचित भोजन जो अब भी अपचित भोजन रहेगा उसको मलाशय में भेज दिया जाता है, और जहां से क्या है, मल द्वार द्वारा समय समय पर उसके, या गुदा द्वार द्वारा समय समय पर उससे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इन बातों का हमें याद रखना है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स लिखे हैं ताकि आप इनका अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के तैयार करना है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, ये बातें आपको लिखनी है। तो ये था हमारा कौन सा, पाचन तंत्र। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आने का चांसेस 100% है कि आपको पाचन तंत्र पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन क्या होता है, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब पचित भोजन का क्या होता है, भोजन पच जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीकरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। पचित भोजन के ऑक्सीकरण से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में कुछ ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं।
इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यहां पर देखिएगा श्वसन दो प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा है अवायवीय श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति, वायु मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब छोटा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। आपको यहां पर भी 100% प्रश्न पूछा जा सकता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर लिखना है? देखो, अवायवीय श्वसन की बात करें, इस श्वसन में ग्लूकोज क्या होता है? पहले पाइरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर 6 अणु होते हैं कार्बन के। सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जबकि ये पाइरुवेट में टूटता है तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, उसमें विखंडित हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में एथेनॉल व क्या बनता है? CO2 में बदलता है। फिर उसके बाद में वो किस में बदलता है? एथेनॉल व CO2 में बदलता है, और साथ में कुछ ऊर्जा बनती है। साथ में क्या होती है? कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये अवायवीय श्वसन है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। इसमें ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है, ग्लूकोज जो टूट रहा है, वो वायु की यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी बिना ऑक्सीजन के, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज के विखंडन से क्या बना? ये बना एथेनॉल। इसका सूत्र क्या है? एथेनॉल। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कुछ ऊर्जा का निर्माण हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा बनती है वो बहुत कम होती है, ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। जबकि हम बात करें इसके बाद में, और ये जो प्रक्रिया होती है यह श्वसन किण्वन के समय यीस्ट कोशिका में होता है। किण्वन के समय किसमें होता है? यीस्ट कोशिका में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अवायवीय श्वसन किसमें होता है? यीस्ट कोशिका में होता है, और कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और इस श्वसन को क्या है? निम्न श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। ये श्वसन किसमें पाया जाता है? निम्न श्रेणियों के, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके अंदर ऐसा श्वसन पाया जाता है। बात करें हमारे दूसरे प्रकार के श्वसन की, तो वो है वायवीय श्वसन। इस क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। जिससे के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और यह क्रिया प्राय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है? ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ऊर्जा बन रही है। इस प्रकार ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और ये कहां पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो शरीर में कोशिका के अंदर कहां पर होता है? वो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि ये कहां पर होता है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये उच्च श्रेणी के जीवों में यानी बड़े जीवों में ये श्वसन होता है। इसके बाद में हम छोटा सा चित्र समझते हैं, इससे भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। जो हम बात करें यहाँ पे श्वसन की, देखिएगा यहाँ पे, तो ये है। अब देखो, सबसे पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें टूटता है? कोशिका द्रव्य में, ये पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन का अणु होता है। लेकिन इसके अंदर बात करें, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है, तो कौन सी कोशिका में होता है? यीस्ट कोशिका में होता है। और ये क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में ऊर्जा बनती है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। एथेनॉल जो है वो कार्बन के 2 अणु से मिलकर बना होता है। कार्बन के 2 अणु होते हैं एथेनॉल में। इसके बाद में करें, दूसरा जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो कहां पर होता है? वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहां होता है? यीस्ट में होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। एक तीसरे प्रकार का और है, वो है ऑक्सीजन के अभाव में। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, कई बार हम क्या करते हैं? बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से ज्यादा भागते हैं, तो हमारे क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, हाथ की मांसपेशियों में, पैर की मांसपेशियों में। वो क्या होता है? उस समय हमें शरीर के अंदर अचानक से ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इतनी ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में वो क्या होता है? हमारी मांसपेशियां शोषण करने लग जाती है, हमारी मांसपेशियां ही शोषण करने लग जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और फिर हमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनने के बाद में हमें ऐसे बनने में थोड़ा समय लगता है, और उसके बाद में हमें वहां पर कुछ दिन के लिए दर्द महसूस होता है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसमें भी वहां पर क्या बनती है? ऊर्जा तो बनती है। लैक्टिक अम्ल जो होता है कार्बन का 3 अणु का एक परमाणु, कार्बन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। तो ये था श्वसन के बारे में। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव श्वसन तंत्र के बारे में।
तो यहाँ पर देखिएगा मानव श्वसन तंत्र में, मानव श्वसन तंत्र में मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फुफ्फुस होता है। कौन सा है? फुफ्फुस यानी फेफड़े। अतः मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन पाया जाता है। कौन सा? फुफ्फुसीय श्वसन, क्योंकि फुफ्फुस है तो फुफ्फुसीय श्वसन पाया जाता है। इसके मुख्य अंग कौन कौन से? सबसे पहला है नासाद्वार, फिर है ग्रसनी, ये सबसे पहले नाक जो होता है ये मुख्य अंग है, उसके बाद में ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका, और लास्ट में आता है फुफ्फुस या फेफड़े। अब देखो यहाँ पे हमारे जो अंग है, सबसे पहले नाक, नाक से जैसे सांस लेते हैं हम, नासा से क्या ली जाती है, जब वायु अंदर ली जाती है तो ये ग्रसनी से होते हुए ये क्या है हमारा, ये जो भाग है गले के ऊपर उठा हुआ, इसको हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेरिक्स या कंठ कहते हैं, जिससे हमारी आवाज निकलती है। लेरिक्स या कंठ से होते हुए कहां पहुंचती है? ग्रसनी से होते हुए ये पहुंचती है। ये जो नली है ये सांस नली कहलाती है। ये क्या नली कहलाती है? ये हमारी है सांस नली। कौन सी? ये वाली। ध्यान से देखिएगा, ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, यह सांस, ये सांस नली में हमारे क्या है? उपास्थि वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि वलय, मतलब कच्ची हड्डियों के रिंग जैसे ऐसे वलय पाए जाते हैं, कच्ची हड्डियों के, ताकि ये सांस नली क्या है, श्वसन के दौरान जब हम सांस अंदर या बाहर लें तो हम क्या हो, ये सिकुड़ के आपस में चिपके नहीं, इसलिए इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उपास्थि वलय पाए जाते हैं। फिर ये सांस नली आगे जाकर अपने दो अलग अलग अपनी तरफ के फेफड़ों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ये इधर वाले फेफड़े में, बाएं फेफड़े में, और ये दाएं फेफड़े में चली जाती है। तो जैसे ये दो भागों में बढ़ती है तो इसका अब हम इसको क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। जब पहले सांस नली थी, ये हमारी सांस नली है, ये दो भागों में बढ़ गई तो ये श्वसनी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये श्वसनी कहलाती है। जिससे क्या है, वायु अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में जाती है। श्वसनी आगे जाकर कई भागों में और बढ़ जाती है। श्वसनी आगे जाकर कई भागों में और बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिका कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? श्वसनिका। आगे जाकर ये देखो पेड़ के जैसे, पहले देखो ये था हमारा, ये हमारी सांस नली है, इसके जाकर आगे दो भागों में बढ़ गई, इसको हम श्वसनी कहते हैं। ये दोनों श्वसनी, और ये भी आगे जाकर क्या है? कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है। ये क्या है? पेड़ की टहनी जैसे है, उसमें कई भागों में बढ़ जाती है, इसको हम श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका या श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं के अंदर क्या होता है? फिर होता है यहाँ पर, ये फुफ्फुस के अंदर होती है। और श्वसनिकाओं का अंतिम भाग क्या होता है? एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाओं के अंतिम भाग में छोटी छोटी क्या होती है? कुप्पिकाएं बनी होती है, गुब्बारे जैसी संरचना बनी होती है, जिसको हम कुप्पिकाएं कहते हैं। जहां पर क्या है? अनेक रक्त वाहिनियां आती है, वो क्या करती है? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है और ऑक्सीजन को वहां से ग्रहण करके शरीर के पूरे हिस्से तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, और उपयोग होने के बाद में वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको लाकर वहां छोड़ देती है। और जैसे ही हम श्वसन को क्या होता है, हमारे फेफड़े वापस सिकुड़ते हैं, तो वो सांस द्वारा वापस क्या कर दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो शरीर के सभी अंगों द्वारा, रक्त वाहिनियों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? हम श्वसन तंत्र के बारे में लिख सकते हैं। और ये जो हमारे फेफड़े होते हैं वो उसके अंदर, किसके अंदर? बाहर से, किसके द्वारा? पसलियों द्वारा रहते हैं। डायाफ्राम के सिकुड़ने और क्या होते हैं? स्थिलन से हमारा क्या होता है? सांस अंदर और बाहर होता है, यानी सांस को खींचना और बाहर करना। फेफड़ों में इसमें ये डायाफ्राम लगा होता है, ये जैसे ही खींचेगा तो सांस अंदर आएगा, और जैसे ही स्थिलित होगा वापस छूटेगा तो सांस बाहर जाता है। तो ये हमें किस में लिखना है? ये श्वसन तंत्र में लिखना है। इसके बाद में बात करें वहन की, यानी किस चीज का? वहन का मतलब होता है बहना। तो बहने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? वो आपको पता है, रक्त। क्या होता है? रक्त। तो मानव में वहन, रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। हमें पता है हमारा जो रक्त होता है शरीर के अंदर, वो भोजन को भी लेके जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को भी लेके जाने का काम करता है, और साथ में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिक पदार्थ है उसको भी बाहर निकालने में सहायता करता है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। यहां से एक प्रश्न बनता है, रुधिर किस प्रकार का उत्तर है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रुधिर या रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, प्लाज्मा या प्लेज्मा कहते हैं। रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग और एक होता है ठोस भाग। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस भाग होता है वो कोशिकाओं के बना होता है, निलंबित कोशिकाओं का बना होता है। प्लेज्मा क्या करता है? जो प्लाज्मा भाग होता है वो भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है। ये जो प्लेज्मा होता है वो भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। जबकि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्या होती है? आरसीबी, लाल रक्त कणिकाएं होती है, WBC ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। यहां से एक नंबर में प्रश्न बनता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, या ऑक्सीजन के वहन का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो आरबीसी।
कौन सी करती है? आरबीसी। किसका? ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य आरबीसी करती है। ऑक्सीजन के वहन का कार्य कौन करती है? आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाएं। कौन करती है? लाल रक्त कणिकाएं क्या ले जाती है? ऑक्सीजन को ले जाने का करती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी रुधिर द्वारा होता है, और इस रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक पंप की जरूरत पड़ती है, पंप यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो पंप यंत्र है वो है हृदय। तो अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? हमारे मुट्ठी के आकार का क्या होता है? एक पेशी अंग होता है, मतलब इसमें कोई हड्डी पर किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। ये एक मुट्ठी, हमारी मुट्ठी के आकार का एक पेशी अंग होता है, जो रुधिर व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। रुधिर का भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, सॉरी, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। रुधिर जो है, हमारा रक्त जो है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है, यानी लाने ले जाने का कार्य करता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने से रोकने के लिए हृदय में कई कक्षों में बंटा होता है। अब एक कुछ रुधिर ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और कुछ रुधिर का भाग ऐसा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में नहीं मिले, इसलिए हमारे हृदय को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 कक्षों में बांटा जाता है। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। अब निलय, अलिंद और निलय में ये बात करें तो ये हमारा कौन सा भाग होता है? इधर वाला दायां भाग, और इधर वाला क्या होता है? बायां भाग। नॉर्मली तो हम इधर बायां दायां मानते हैं, लेकिन मैं सामने आपके ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा कौन सा भाग है? दायां भाग। तो ये मेरा हृदय का इधर वाला हिस्सा दायां भाग कहलाता है, इधर वाला हिस्सा बायां भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये है। अब हमारे शरीर के अंदर से क्या होता है? जो शुद्ध रक्त होता है फेफड़ों के अंदर से, वो किस में आता है? बाएं अलिंद के अंदर आता है। बाएं अलिंद सिकुड़ता है तो इसके अंदर आ जाता है। यहां से देखो, हमारे शरीर का शुद्ध रक्त जो है, ये आपको दिख रहा है, ये शुद्ध रक्त है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये शुद्ध रक्त। हमारे फेफड़ों से क्या होता है? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहां पर आता है? बाएं अलिंद के अंदर आता है, बाएं अलिंद के। अब बाएं अलिंद के आने के बाद में बाएं अलिंद क्या होता है? सिकुड़ता है, और ये स्थिलन होता है, ये फैलता है, तो जिससे रक्त क्या हो जाता है? बाएं नीले में आ जाता है। किस में आ जाता है? बाएं नीले में। हमें क्या लिखना है? सबसे पहले ये लिखने के बाद, हमारा हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? नाम लिख दो चारों के। कौन सा? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। फिर हम बात करेंगे इसका कार्य कैसे करता है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे शरीर के शुद्ध रुधिर फेफड़ों से किसमें? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद के सिकुड़ने से और दाएं अलिंद के निस्थिलन से ये किसमें पहुंचता है? बाएं नीले में पहुंचता है। और बाएं नीले में जब ये क्या होता है? वापस बायां नीले जब सिकुड़ता है, बाएं नीले सिकुड़ता है, तो ऊपर से तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, और ये रक्त कहां जाता है? यहां से महाधमनी द्वारा हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। महाधमनी द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? शरीर के सभी हिस्सों तक। वहां पर हमारे क्या जो है? रक्त का उपयोग कर लिया जाता है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद में जो अशुद्ध रक्त होता है, वो उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और रक्त जो वापस आता है वो आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त कहां से आता है? हमारे शरीर में उपयोग होने के बाद में महाशिरा द्वारा कहां पर आ जाता है? हमारे दाएं अलिंद के अंदर। किसमें आ जाता है? ये हमारा दाएं अलिंद। ये बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। फिर इसके सिकुड़ने से और ये जो नीचे वाला भाग है दायां नीले, इसके फैलने से हमारा रक्त कहां चला जाता है? दाएं नीले में आ जाता है। और दाएं नीले में जब ये सिकुड़ता है तो हमारा शरीर कहां? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा वापस कहां पर भेज दिया जाता है? फेफड़ों में भेज दिया जाता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ों में वापस शुद्ध होने के लिए। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है? लगातार चलता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले शुद्ध रक्त किसमें आता है? बाएं अलिंद में आता है, पहले नंबर यहाँ पे। फिर इससे किसमें पहुंचता है? दूसरे नंबर बाएं नीले में। बाएं नीले के बाद में अब अशुद्ध रक्त किसके अंदर आएगा? अब अशुद्ध रक्त है, यानी रक्त के अंदर क्या मिला हुआ है? CO2। CO2 वाला किसमें आता है? थर्ड नंबर इस पे आता है, और थर्ड से चौथे में इसमें जाता है। तो ये 4 भाग हैं, और यहां से वापस किसमें भेज दिया जाता है? फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस पहले नंबर में जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हमारा रक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन करता रहता है, ले जाने का, ऑक्सीजन का ले जाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड लाने का कार्य करता रहता है। इसके अंदर बात करें तो मानवीय जो तंत्र होता है वो क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरे परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है?
दोहरे परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है मनुष्य में हृदय में 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं, अर्थात ये 4 कक्षीय होता है। ऐसा होने से मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहते हैं। हमें पता है कि शुद्ध रक्त अलग रहता है हमारा और शुद्ध रक्त अलग रहता है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण में रुधिर को हृदय के में से 2 बार गुजरना पड़ता है। अब देखते हैं, एक बार हमारे शरीर के अंदर से, अभी मैंने जैसा बताया था, पहली बार यहां से रक्त आएगा, वो क्या होगा, यहां से शुद्ध रक्त हमारा आया, शुद्ध रक्त आया, यहां से गया, तो एक बार हृदय में से गुजर चुका है। फिर वो शरीर में वापस उपयोग होगा, फिर अशुद्ध रक्त इसके अंदर आएगा, फिर वहां से फेंको। तो जब एक चक्कर पूरा होता है तो हमारे हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है। तो पहले चक्कर में हृदय में से अशुद्ध रक्त को और शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। पहले चक्कर में हृदय में अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है, और दूसरे चक्कर में क्या है, शुद्ध रक्त को वापस यहां पर उपयोग होने के लिए भी भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त पुनः बाएं नीले में आता है। अब फेफड़ों से पहले चक्कर में तो क्या किया जाता है, अशुद्ध रक्त को शरीर के फेफड़ों में भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए। फेफड़े क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं रक्त को शुद्ध करने का। वो क्या करते हैं, वहां रक्त वाहिनियां जो जाती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और वापस ऑक्सीजन को लेके आने का कार्य करती है। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त पुनः बाएं नीले में आता है। दूसरे चक्कर में शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। पहले में तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त इसमें आता है हृदय में, और वो किसमें भेज दिया जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद वापस इसके अंदर आता है हृदय में, और हृदय से वापस शरीर के अंदर भेजा जाता है। शरीर में विभिन्न भागों में पुनः अशुद्ध रक्त पुनः हृदय के दायां नीले में आता है, फिर वो वापस उपयोग हो जाता है, फिर वापस किसमें आता है, इस तरह में। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, लाया जाता है। इस प्रकार रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक चक्कर में, एक प्रक्रिया में कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण होने के कारण शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए हमारे शरीर के ऊतकों को जितनी जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ये था हमारे हृदय के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां क्या होती है, रक्त को या इसको ले जाने का कार्य करती है। रुधिर वाहिनियों की बात करें तो रुधिर वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी किसे कहते हैं, वे रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त का वहन करती है, जो शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी होती है, सिर्फ एक धमनी जो फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। धमनी किसे कहते हैं, वे रुधिर वाहिनियां जो शुद्ध हृदय से क्या करती है, रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। धमनी क्या करती है, हृदय से शुद्ध रक्त को लेती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, ठीक है। तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ एक धमनी को छोड़कर, कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी को, बाकी सभी क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। वहीं शिरा की बात करें तो शिरा क्या करती है, जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को, अशुद्ध रक्त को क्या करती है, लाने का काम, किसमें, फुफ्फुस में लाने का काम करती है। उसे हम शिरा कहते हैं, मतलब हृदय में लाने का। सारा जो अशुद्ध रक्त है उसमें हृदय का लाने का काम जो करती है वाहिनियां, उसको हम शिरा कहते हैं। और सिर्फ एक फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर बाकी सभी शिराएं क्या होती है, फुफ्फुसीय शिरा छोड़कर बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए एक वाल्व होता है, इसमें कभी भी रक्त वापस उल्टी दिशा में नहीं बहता है। तो इसके बाद में हम प्लेटलेट्स का द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे शरीर में अगर कहीं भी रक्त परिसंचरण में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको मरम्मत करने का कार्य करता है। यानी शरीर, सीधी सी बात करें तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम है वो प्लेटलेट्स का होता है, या बिंबाणु जिसको कहते हैं। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का जमाने का कार्य है वो कौन करती है, प्लेटलेट कोशिकाएं करती है। ये अच्छी तरह याद रखना। इसके बाद है लसिका। लसिका क्या होती है, एक और तरल पदार्थ है। रुधिर के साथ एक अन्य प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे लसिका कहते हैं, लसिका या तरल उत्तक कहते हैं। इसका काम क्या है, लसिका पचित भोजन का शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करती है। ये क्या करती है, लसिका पचित भोजन व शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करती है। ये किसका करती है, जो हमारे पचित भोजन हो गया उसका परिवहन करती है, और साथ में जो अवशोषित वसा है उसका परिवहन करती है। अवशोषित वसा को ले जाने का शरीर के सभी अंगों तक वो काम लसिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करें पौधों में वहन, तो पौधों में वहन होता है वो 2 प्रकार के से किया जाता है। जाइलम जो है वो जाइलम क्या करता है,
पादप तंत्र का वह अंग जो मृदा से जल और खनिज के लवणों का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वो खनिज लवणों का परिवहन करता है और जल का परिवहन करता है। जबकि हम बात करें फ्लोएम का, फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का भोजन के अन्य भागों तक पहुंचाने का, यानी भोजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। भोजन का सभी के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। जबकि जाइलम क्या करता है, सभी अंगों तक किसको पहुंचाता है, जल को और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके हम बाद में बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जिसका परिवहन कैसे होता है, कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में। तो देखिएगा, मनुष्य के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बारे, यानी पाचन की क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अनेक हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के बाद में अनेक क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क क्या होते हैं, एक जोड़ी, ये देखो किडनी होती है ना, मानव शरीर में 2 किडनियां यानी एक जोड़ी वृक्क होते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, एक जोड़ी वृक्क है, 2 मूत्रवाहिनियां, देखो एक मूत्रवाहिनी ये रही और एक इधर वाली भाग, एक ये रही आपको ये दिख रही है, ये एक मूत्रवाहिनी, दूसरी ये यहां से, यानी 2 किडनी और 2 ही मूत्रवाहिनियां, एक जोड़ी कह सकते हैं, एक जोड़ी का मतलब 2 हो गया। और उसी तरह 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय, ये हमारा क्या है, मूत्राशय है, और एक मूत्रमार्ग, यहां से मूत्रमार्ग है, जहां से क्या कर दिया जाता है, हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने कहा हमारे शरीर के जो उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन से, एक जोड़ी वृक्क है, 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के एक वृक्क यानी एक किडनी इधर होती है, एक रीढ़ की हड्डी के दूसरी साइड होती है, यानी दोनों रीढ़ की हड्डी के एक इधर साइड होगी और एक इधर साइड होगी। ठीक है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और जहां तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग द्वारा निकाल नहीं दिया जाता है। अब ये क्या होता है, जो हमारा जो शरीर है वृक्क से मूत्र बनने के बाद में यहाँ किडनी में क्या होता है, हमारे किडनी के अंदर मूत्र निर्माण किडनियों के अंदर होता है और यहाँ मूत्र निर्माण होने के बाद मूत्रवाहिनियों द्वारा, दोनों मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आ जाता है और ये मूत्राशय में तब तक रहता है जब तक हम इसको शरीर से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं कर देते, इसमें रहता है। इसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर नेफ्रॉन या वृक्काणु क्या होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया। देखो यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों के ही उत्तर सेम है। या तो आपसे पूछे मूत्र निर्माण की विधि को समझाइए या आपसे पूछे नेफ्रॉन की क्रिया विधि को समझाइए, तो दोनों ही सेम ही अंतर है। देखिएगा यहां से क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम समझते हैं इसको। सबसे पहले प्रत्येक वृक्क में असंख्यक नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यहां पर क्या है, प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में बहुत सारी असंख्यक छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु कह दो या नेफ्रॉन कह दो कहते हैं। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी है। आपसे पूछे उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन है, नेफ्रॉन। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, वो है कोशिका। उत्सर्जन तंत्र की ये है। और हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, या जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। वहां पर क्या कहेंगे, न्यूरॉन, वो अलग है, अगले 7वें चैप्टर में आएगा। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु पाई जाती है। एक वृक्क के अंदर कितनी, 10 लाख वृक्काणु, यहां पर क्या है, वृक्काणु, यानी इस तरह की जो नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। यहां पर आप देखिएगा, इस चित्र से हम समझेंगे तो इस चित्र से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको मैंने कहा इसको चित्र से अच्छी तरह समझते रहना, साथ साथ में क्या करना है, आपको चित्र से अच्छी तरह समझना है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। ये आपको दिख रहा है क्या, कप जैसा भाग, इसमें ऐसा बना रखा है, ये कप जैसा भाग इस तरह का होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमन संपुट। यानी हमारे जो नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग होता है उसको बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में रुधिर वाहिनियों का गुच्छा पाया जाता है। यहां पर इसके अंदर देख रहे हैं, बहुत सारी रुधिर वाहिनियों का इस तरह से गुच्छा बना होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इन रक्तवाहिनियों के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं।
नेफ्रॉन के शेष भाग में एक नलिका के रूप में होता है और बाकी जो भाग है ये इतनी बड़ी लंबी नलिका के रूप में होता है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है समीपस्थ कुंडलित भाग, ये आपको दिख रहा है, इसको हम समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित भाग। दूसरा हो जाता है हेनले लूप, ये नीचे से घूम के वापस ऊपर आ रहा है, ये हमारा हेनले लूप है। ये क्या है? हेनले लूप। और तीसरा भाग होता है दूरस्थ कुंडलित भाग, ये जो भाग है ये दूरस्थ कुंडलित भाग है। और दूरस्थ कुंडलित भाग द्वारा संग्रह वाहिनी द्वारा जो है, संग्रह वाहिनी मूत्र वाहिनी इसमें होती है, ये जाके आगे किसमें है? ये संग्रह वाहिनी से जुड़ जाती है और संग्रह वाहिनी आगे जाकर मूत्र वाहिनी में मिलती है। किसमें? मूत्र वाहिनी में मिल जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि क्या है उसके बारे में। ये तो नेफ्रॉन की संरचना थी, किस तरह की संरचना है, इसके बारे में कौन कौन से भाग है। सबसे पहले ये प्यालेनुमा भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? बोमन संपुट। इसके अंदर जो क्या होता है, रक्त वाहिनियों का जो गुच्छा होता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसका एक कुंडलित जैसा भाग होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, इसके नलिका के रूप में होता है, शेष भाग इसका नलिका के रूप में होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग, इसको कहते हैं हेनले लूप, और ये होता है दूरस्थ कौन सा? कुंडलित भाग। दूरस्थ कुंडलित भाग किससे जुड़ा होता है? दूरस्थ कुंडलित भाग है जो संग्रह वाहिनी से जुड़ा होता है, जो आगे जाकर मूत्र वाहिनी इसमें खुलती है। इसके बाद देखो, रुधिर वर्ग धमनी द्वारा वृक्क में पहुंचता है। रुधिर वर्ग धमनी द्वारा कहां पहुंचता है? रुधिर वहां से आया और इसके अंदर पहुंचा है। यहाँ पर, यहां से रुधिर दबाव के साथ ग्लोमेरुलस में जाता है। यहां से रुधिर आया और ग्लोमेरुलस में, यानी इसके अंदर जो रक्त वाहिनियों का गुच्छा है उसके अंदर चला जाता है। रुधिर में उपस्थित छोटे छोटे अणु जैसे ग्लूकोज, विटामिन, जल, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमोनिया आदि छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। ये छनकर किस में आ जाते हैं? ये बोमन संपुट वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? बोमन संपुट। ये छनकर सारे किस में आ जाते हैं? इसमें। ये जो गुच्छा है, ये जो अंदर वाला गुच्छा है, इससे छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। इनमें से शरीर के आवश्यक ग्लूकोज, विटामिन और लवण तथा जल को समीपस्थ कुंडलित भाग में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये यहां से होते हुए जाते हैं तो समीपस्थ कुंडलित भाग है ये, इसमें क्या किया जाता है? जो आवश्यक शरीर के लिए आवश्यक है उनको तो वापस अवशोषित कर लिया जाता है। यहां देखिएगा, वापस से मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। यहां से ये जो भाग है, यहां से लेके यहां तक का, ये हमारा है समीपस्थ कुंडलित भाग। इसके अंदर कौन कौन से, देखो यहाँ पर जरूरी कौन कौन से हैं? ग्लूकोज हमारे लिए जरूरी है, विटामिन जरूरी है, जल जरूरी है और लवण जरूरी है। यूरिया और यूरिक अम्ल क्या है? ये हमारे लिए, और अमोनिया क्या है? हमारे लिए अपशिष्ट है। तो इनको छोड़कर बाकी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनको समीपस्थ कुंडलित भाग में वापस अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें से शरीर में आवश्यक विटामिन, ग्लूकोज, ये सब वापस समीपस्थ कुंडलित भाग में अवशोषित कर लिया जाता है। शेष बचे अनावश्यक पदार्थ, शेष बचे अनावश्यक पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल आदि नेफ्रॉन की कोशिका में सीधे स्रावित हो जाते हैं। ये आगे चले जाते हैं नेफ्रॉन की कोशिका में, सीधे ही स्रावित कर दिए जाते हैं। और ये अनावश्यक पदार्थ जल, लवण के साथ मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। कुछ जल और इसके साथ चला जाता है और कुछ लवण इसके अंदर चले जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जल की मात्रा जितनी आवश्यक नहीं है वो इसके साथ हम क्या कर देते हैं? उसके साथ मिलकर आगे हमारे मूत्र का निर्माण करते हैं। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो भी आपको इसी से लिखनी है, और यहीं पर हम क्या पढ़ रहे हैं? नेफ्रॉन की क्रियाविधि भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में क्या होता है? यहाँ से जिससे दूरस्थ कुंडलित भाग द्वारा संग्रह वाहिनी तथा संग्रह से इससे मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से जो मूत्र का निर्माण हो चुका है वो संग्रह वाहिनी द्वारा कहां पर भेज दिया जाता है? मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद में मूत्र वाहिनी से कहां पहुंचता है? मूत्राशय में, और मूत्राशय से क्या दिया जाता है? समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा उसको शरीर से अलग कर दिया जाता है। तो ये है नेफ्रॉन की क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इसके बाद में बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पादपों के उत्सर्जन की बात करें तो पादपों में क्या होता है? पादप में उत्सर्जन की क्रिया जंतुओं की तुलना में काफी सरल होती है। उसके लिए विशेष ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जंतुओं की तुलना में सरल होती है, क्योंकि पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। विशिष्ट अंग नहीं होते पादप में, तो ऐसा कोई अंग नहीं होता जिससे क्या हो? वो उत्सर्जन कर सके अपशिष्ट पदार्थों का। पादपों में उत्सर्जित पदार्थों को छुटकारा पाने के लिए निम्न क्रियाएं होती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिससे वो क्या कर सकते हैं? इन अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि है, पादपों का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिन्हें विसरण की क्रिया द्वारा रंध्र तथा वात रंध्र के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। सबसे एक महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करते हैं? रंध्रों के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? उससे अलग कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, कुछ पादप कुछ उत्सर्जित पदार्थों का पत्तियों के रूप में, छाल के रूप में, पुष्प के रूप में और फल के रूप में भेज देते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को किस में भेज देते हैं? पत्तियों के रूप में।
कुछ छाल के रूप में। तो छाल अपन देखते हैं धीरे धीरे कुछ छाल बाहर अलग होती रहती है, तो उसके रूप में अवशिष्ट होते हैं, वो अलग हो जाती है शरीर से। पुष्प के रूप में कुछ पुष्प के पत्ते होते हैं जिसमें अपन देखते हैं कुछ समय बाद पुष्प झड़ जाते हैं, तो वो उसके अंदर अपशिष्ट होते हैं, वो अलग हो जाते हैं उससे। और फल के रूप में भी होते हैं, फल पकने के बाद में क्या हो जाता है, साइड में हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वहां पर भी उसमें कुछ अपशिष्ट होते हैं। और हम समय समय पर देखते हैं हर मौसम में पतझड़ की मौसम आती है, तब क्या होता है, उस पत्तियों में शरीर का पौधे का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो पत्तियों में भेज दिया जाता है, और पत्तियां क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, फिर उसके बाद नई पत्तियां आती है। पादपों में इन पदार्थों को छुटकारा मिल जाता है, जिससे पादपों में कुछ उत्सर्जित पदार्थों का जड़ों द्वारा मृदा में स्त्रावित कर दिया जाता है। कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनसे पादप क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा मिट्टी में भी क्या कर देते हैं, उनका उत्सर्जित पदार्थों को छोड़ देते हैं, जड़ों के द्वारा भी उसका क्या कर दिया जाता है, स्रावण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में अनावश्यक जल को वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा बाहर कर दिया जाता है। पादप में अगर जल की ज्यादा मात्रा है तो वो वाष्पीकरण द्वारा उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और लास्ट है, गोंद, रेजिन, टैनिन जैसे उत्सर्जित पदार्थों को मृत काष्ठ में भेज दिया जाता है। अब ये जो कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो पादपों में आपने देखा होगा, जैसे पेड़ पौधों के गोंद लगता है, ठीक है, जो रेजिन लगता है, टैनिन लगते हैं, ये भी क्या है, ये पादपों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, समय समय पर अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, पौधे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। तो ये था आपका छठा चैप्टर, बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज किया गया। अगर आपने पहले डिटेल में पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ऐप के ऊपर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आपको इसको रीडिंग कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिसके अंदर आपको पाचन तंत्र अच्छे से करना है, मानव हृदय अच्छे से करना है और उत्सर्जन तंत्र अच्छे से करना है। तीनों में से एक बड़ा प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें, निश्चित तौर पे आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आपका बायो का पहला चैप्टर और वैसे बुक का 6th चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।